नमस्ते बच्चों। आज आपकी पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण में लेकर आई हूँ, जो कि है एक विज्ञान कथा और जिसके लेखक हैं श्री हरि कृष्ण देवसरे। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा पाठ डॉक्टर का अपहरण, जिसके लेखक हैं श्री हरि कृष्ण देवसरे जी, जो मूलतः एक बाल साहित्यकार हैं। डॉक्टर का अपहरण एक ऐसी विज्ञान कथा है जिसमें एक डॉक्टर के अपहरण के बारे में बताया गया है। वे डॉक्टर जो जनता की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं, परंतु उनका ही अपहरण हो जाता है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि डॉक्टर का अपहरण क्यों किया जाता है, उनके अपहरण के पीछे क्या कारण है। तो यह एक विज्ञान कथा है जिसमें लेखक ने, देवसरे जी ने, हमें उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियों और जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति जागरूक किया है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने के समाचार से। डॉक्टर भटनागर उस रात लगभग 2 बजे सो रहे थे कि उनके घर की कॉल बेल बज उठी और उनकी आदत थी कि जब भी कोई कॉल बेल बजाता, चाहे कितनी भी देर हो जाए, वे तुरंत उठकर दरवाजा खोलते। उनकी पत्नी उस दिन जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वे जानती थीं कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता, तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता और अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह उसका बुरा नहीं मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी कोई चिंता न थी। उस रात भी जब कॉल बेल बजी तो वे उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आम तौर से होता यह था कि वे 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हो गई। पहले उन्होंने सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और पूछा डॉक्टर साहब के बारे में, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हों। तरह तरह के विचार उनके मन में आ रहे थे। परंतु दूसरे दिन शाम तक भी डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे। शाम तक भी जब डॉक्टर जी नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया था। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी,
जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। अर्थात पुलिस के मन में भी कहीं न कहीं यह आशंका घेर रही थी कि कहीं उनकी दुर्घटना तो नहीं हो गई। चारों तरफ संदेश भेज देने के बाद भी कई दिनों तक डॉक्टर भटनागर जी का कुछ अता पता न चला, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी, क्योंकि यदि कोई उनका शत्रु होता तो यह मन में आशंका होना सही था। लेकिन इस विषय में शंका करना बेकार की बात है, क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं था। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें, या फिर दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। तो पुलिस के मन में ये दो विचार आ रहे थे कि गुंडों ने छिपाया होगा तो उनकी पत्नी से पैसों की मांग करेंगे, और यदि डाकुओं के दल ने उन्हें छिपाया होगा तो किसी का इलाज कराने के लिए ले गए होंगे। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, परंतु डॉक्टर भटनागर जी का कोई समाचार नहीं मिल रहा था। उनके विषय में कोई जानकारी न मिली। उनके इस रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया, क्योंकि पुलिस के मन में यह डर था कि यदि कई बार समाचार पत्र में यह छापा जाएगा तो लोगों के मन में एक भय का वातावरण बन जाएगा, चारों तरफ लोग डर जाएंगे। तो धीरे धीरे कई महीने बीतते गए। श्रीमती भटनागर बिल्कुल निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हूं। श्रीमती भटनागर कई महीनों तक डॉक्टर भटनागर का इंतजार करती रहीं। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ियों के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए, अर्थात हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, जो कई महीनों से लापता थे और आज अचानक सीडी में उनकी आवाज सुनाई दे रही है, वे दिखाई दे रहे थे। जब सीडी लगाई गई तब उसमें देखा गया कि डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? वे कह रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो,
लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हूं। सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम। और उन्होंने बताया कि वे दूसरे सौर मंडल के किसी ग्रह पर थे। और फिर आगे वे कहने लगे कि हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं। यह मनुष्य के अभिमान के कारण है, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। ब्रह्मांड का अर्थ है यूनिवर्स। तो उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य हैं और उन सूर्य के अपने अपने ग्रह हैं, तो उनका अपना सौर मंडल है। और जो ग्रह हैं उन ग्रहों पर दुनिया बसी है। जैसे हमारी धरती पर दुनिया है, वैसे ही दूसरे ग्रहों पर भी दुनिया बसी है। और वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील हैं, अर्थात प्रगतिशील है। उन्होंने हमसे ज्यादा प्रगति की है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर होने का दुख तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने बताया कि मैं दूर हूं आप लोगों से, तो मुझे आप लोगों से दूर होने का दुख है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। और मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे, अर्थात कुछ सीखेंगे। तो क्या सीखना है वो आगे कह रहे हैं। आगे उन्होंने यह कहा, हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। उन्होंने बताया कि अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे, अर्थात जब से उस ग्रहवासियों ने सुना था कि ये डॉक्टर बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है, तभी से उन्होंने यह योजना बना ली थी। अब उस रात को जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। अब डॉक्टर रात को कोई भी यदि मरीज बुलाता तो वो उसे देखने चले जाते थे, इसलिए पहले तो वे सहज भाव से आगे बढ़े, लेकिन जब उन्होंने विचित्र यान को देखा तब चौंक पड़े। इसके पहले कि वे कोई विरोध करते या भागने की कोशिश करते, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने उन्हें जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। अब यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण लेखक बेहोश हो गए। उन्होंने लिखा है, घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था, अर्थात जहां से वे बोल रहे थे। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं, क्योंकि उस ग्रह का वातावरण अलग था और डॉक्टर भटनागर पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति थे, तो इसलिए उन्हें वो प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि वे उस ग्रह का जो भी वातावरण है उसके अनुसार रह सकें। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। अर्थात उन्होंने बताया कि मैं अब यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, परंतु मुझे इतनी परमिशन दी गई कि मैं आप तक अपना संदेश रिकॉर्ड करके पहुंचा सकूं। उस ग्रह की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। वहां के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं,
इनके पास ऐसे यान हैं कि वे एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ हैं। अर्थात जैसे इस पृथ्वी पर लोग रहते हैं वैसे ही वहां पर भी वो सारी सुविधाएं हैं, परंतु सभी कुछ हमसे बिल्कुल भिन्न है और इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। अब उन्होंने आगे बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले आप लोग यह जान लें कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत उनके अपने हैं, उन्होंने विज्ञान में बहुत प्रगति की, परंतु हैरानी की बात यह है कि चिकित्सा शास्त्र में अर्थात औषधि के क्षेत्र में वे पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और उसका यह नतीजा हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया और अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज्यादा और आदमी कम हैं और जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। विज्ञान में तो प्रगति कर चुके थे, परंतु मशीनों की गुलामी के कारण वहाँ के लोगों को यह सड़न रोग हो रहा था। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है, फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका, क्योंकि वहां पर पहले लोग बीमार ही नहीं होते थे, परंतु इन मशीनों के कारण लोग बीमार होने लगे। इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं, बेकार बना दिया है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ। तो उन्होंने अपने अपहरण की यही जानकारी दी कि उनको वहां के लोगों के इस रोग का इलाज करने के लिए ही ले जाया गया था। डॉक्टर भटनागर ने आगे कहा कि आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। अर्थात जैसा उस ग्रह पर हो रहा है, वहां के लोग जिस तरीके से बीमार हो रहे हैं, वैसा ही यहाँ पर भी हो सकता है यदि इस तरह के काम को रोका नहीं गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उन्होंने बताया कि उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है, जिस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत ना हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, अर्थात मेडिकल साइंस में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर यह मुसीबत आ गई है।
डॉक्टर भटनागर ने पृथ्वी पर बढ़ती हुई बीमारियों के विषय में चिंता व्यक्त करते हुए कहा, आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव से होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया। तो यदि यही स्थिति रही तो तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहां से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहां होंगी ऊंची इमारतें, बड़े कारखाने, चिमनियां और दैत्याकार मशीनें। तो समझने की जरूरत है पृथ्वीवासियों को भी कि जिस तरीके से उन्होंने ध्यान नहीं दिया इसलिए समस्या आई, तो हमने भी यदि ध्यान न दिया तो पृथ्वी पर भी यह समस्या आने में देर नहीं लगेगी। डॉक्टर भटनागर ने आगे बताया कि मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। अंग प्रत्यारोपण अर्थात ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। अर्थात उन्होंने यह बताया कि अभी तो उनका ही अपहरण किया गया, परंतु यदि वहां इलाज न हो सका और डॉक्टर भटनागर उनका इलाज न कर पाए, क्योंकि अकेले इलाज कर पाना मुश्किल है, तो और भी वैज्ञानिकों, डॉक्टरों का अपहरण करके वहां ले जाया जाएगा उस ग्रह के लोगों का इलाज करने के लिए। अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आगे उन्होंने कहा, जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूं तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूं। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए गए संदेश को सुनकर सभी चकित रह गए थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए भी। अब लोगों को, पृथ्वीवासियों को यह समझ जाना चाहिए कि यदि इस पृथ्वी पर मनुष्यों का अस्तित्व संभव है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के बीच रहकर ही है। तो प्रकृति से छेड़छाड़ कम करें और अपने जीवन को बचाने के लिए, भविष्य के लोगों का जीवन बचाने के लिए आज से ही इसकी शुरुआत करें। तो आज के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए ही अपनी धरती का ख्याल रखें, पेड़ पौधे लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके।